नमस्कार प्यारे दर्शकों, तहे दिल से एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक जादूगर था। वो बहुत ही बुरा और दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस जैसा। उसे दूसरों को तकलीफ देना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने एक जादुई आईना बनाया। ये आईना बहुत अजीब था। जो चीजें सुंदर होती थीं, वो इस आईने में बदसूरत दिखती थीं, और जो चीजें असली में भद्दी होती थीं, वो इसमें अच्छी लगती थीं। अगर कोई सुंदर इंसान इस आईने में देखता तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती। कभी उसका सिर गायब हो जाता, कभी पेट, हाथ पैर ऐसे मुड़ जाते जैसे टूटे हों। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। जादूगर ये सब देखकर खूब हंसता और मन ही मन खुश होता। उसने कई चेले बनाए हुए थे, वे सब भी उतने ही दुष्ट थे। वो आईना लेकर इधर उधर घूमते और लोगों को उसमें उनकी बिगड़ी हुई शक्लें दिखाकर चढ़ाते। एक दिन उन शैतानी चेलों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा, देवता और स्वर्ग की अप्सराएं खुद को बहुत सुंदर समझती हैं, चलो उन्हें भी इस आईने में उनकी असली शक्ल दिखाते हैं। ये सोचकर वो जादू के सहारे आईना उठाकर आकाश में उड़ने लगे। वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए, लेकिन तभी उनके हाथ से वो आईना छूट गया और नीचे गिर पड़ा। आईना जैसे ही जमीन से टकराया, वो चकनाचूर हो गया। उसके हजारों लाखों छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अब तो और भी मुसीबत हो गई। जो जर्रे हवा में उड़ रहे थे, वे लोगों की आंखों में जाकर चुभने लगे। जिनकी आंखों में यह जर्रा चला जाता, वे हर अच्छी चीज को बुरा समझने लगते। कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में भी जा घुसे। ऐसे लोग कठोर और पत्थर दिल बन गए। उनके दिल में न दया बची, न ममता, न प्यार। वे एकदम ठंडी बर्फ जैसे हो गए, सख्त और बेरहम। कुछ लोगों ने आईने के बड़े टुकड़ों से चश्मे बना लिए। जब वे उन्हें पहनते तो हर किसी को बुरा समझते, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये सब देखकर जादूगर और ज्यादा खुश हुआ। वो जोर जोर से हंसता रहा। आज भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। उनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बार की बात है, एक बड़ा शहर था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। शहर में इतनी भीड़ थी कि लोगों के पास अपने अपने घरों में बगीचा लगाने की जगह भी नहीं थी। इसी घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम था गैडा और लड़के का नाम था किटी। वे भाई बहन नहीं थे, लेकिन उनमें भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर आमने सामने थे। उनकी खिड़कियां इतनी पास थीं कि वे एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक हाथ बढ़ा सकते थे। दोनों के घरों में लकड़ी के डिब्बों में छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, जिनमें सुंदर गुलाब भी खिले रहते थे। गर्मी के दिनों में वे रोज मिलते, खेलते, बातें करते। लेकिन जैसे ही जाड़ा आता, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती। खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती और वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। तब वे एक तरकीब अपनाते थे। वे सिक्के को अंगीठी पर गर्म करते और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते। गर्म सिक्का बर्फ को पिघला देता और शीशे पर एक छोटा सा गोल छेद बन जाता। वहीं से वे एक दूसरे को देख लेते और हंसकर हाथ हिलाते। कभी कभी किटी की दादी उन्हें कहानियां सुनाती थी, खासकर बर्फ की रानी की कहानी। गेडा और किटी वो कहानी बड़े ध्यान से सुनते थे। एक शाम की बात है, बाहर बर्फ गिर रही थी। किटी खिड़की के पास बैठा था। उसने उस छोटे से छेद से बाहर झांका। बर्फ धीरे धीरे गुलाब के गमलों पर गिर रही थी। अचानक उसकी नजर एक बर्फ के गोले पर पड़ी। वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के ढेर जैसा लगने लगा। फिर किटी को ऐसा दिखा जैसे उस बर्फ के ढेर पर कोई बैठा हो। वो सफेद कपड़े पहने एक रानी जैसी दिख रही थी। उसके सिर पर तारों का मुकुट था। उसकी आंखें तेज और ठंडी थी। वह उसे एकटक देखता रह गया। तभी रानी ने उसकी ओर देखा और हाथ से इशारा किया, जैसे कह रही हो कि इधर आओ। किटी घबरा गया। वह झट से खिड़की से हट गया। उसी पल उसने देखा, एक बड़ी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ती हुई गुजरी और बर्फ की रानी अचानक गायब हो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन किटी और गैडा अपने कमरे में साथ बैठे थे। उनके सामने एक किताब खुली थी, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों की रंगीन तस्वीरें थीं। दोनों तस्वीरें देख देख कर बातें कर रहे थे। अचानक पास की चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। घंटी की आवाज सुनते ही किटी बोला, ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंख में कुछ चला गया है और मेरा सीना भी दर्द कर रहा है। गैडा घबरा गई। उसने किटी की आंखों में झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंख में शैतानी आईने का एक छोटा सा टुकड़ा घुस गया था। उसी तरह एक टुकड़ा उसके दिल में भी जा चुभा। अब सब कुछ बदल गया। कुछ ही पलों में किटी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो गैडा पर चिल्लाने लगा, तुम हर समय रोती क्यों हो और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा लग रहा है। छी! गैडा तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन किटी को वो मुस्कान
गंदी लग रही थी। वो जो भी देखता उसे बदसूरत और बुरा लगता। किटी फिर बोला, ये गुलाब के फूल कितने बेजान और गंदे लग रहे हैं, और ये गमला, ये तो सड़ चुका है। कहते कहते उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और सारे गुलाब के फूल नोच डाले। गेहड़ा चौंक कर चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो किटी? लेकिन किटी ने उसे धक्का दिया और वहां से भाग गया। अब वो पहले जैसा मासूम और प्यारा लड़का नहीं रहा था। वो अब शरारती और झगड़ालू बन गया था। उसने अपनी दादी को चढ़ाना शुरू कर दिया, किताबों को फाड़ देता, पड़ोसियों को परेशान करता, और सबसे ज्यादा वो गेरडा को बार बार रुलाता था, क्योंकि उसके दिल में अब प्यार नहीं बल्कि ठंडा पत्थर बस गया था। जाड़े के दिन थे। एक सुबह किटी ने मोटा कोट पहना, ऊन की टोपी लगाई और हाथों में दस्ताने पहनकर बाहर निकल गया। वो मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ खेलने गया। सड़क पर बर्फ जमी थी। सभी बच्चे बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उन दिनों सड़क से जब कोई गाड़ी गुजरती तो बच्चे अपनी छोटी स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को पीछे बांध देते और दूर तक फिसलते चले जाते। किटी ने भी वैसा ही किया। उसने अपनी स्लेज एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी के पीछे बांध दी और फिसलने लगा। उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था। उसने सफेद लबादा ओढ़ा था और सिर पर मोटी सफेद टोपी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता और किटी को इशारे करता, जैसे कह रहा हो, आगे आगे आओ और पास आओ। किटी जैसे किसी नशे में उसके पीछे पीछे खिंचता चला गया। गाड़ी शहर की गलियों से निकलकर धीरे धीरे बाहर के सुनसान रास्तों पर पहुंच गई। अब चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। किटी को डर लगने लगा। उसने स्लेज को गाड़ी से अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ स्लेज से फिसल गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो सुनता कौन? चारों तरफ बर्फ की आंधी थी। बर्फ के फाहे ऐसे गिर रहे थे जैसे आकाश खुद सफेद हो गया हो। फिर अचानक किटी ने देखा, गाड़ी वाला आदमी गायब हो गया। उसकी टोपी और लबादा उड़ गए और अब उस जगह एक सुंदर रानी बैठी थी। सिर पर चमकता मुकुट, कपड़े एकदम बर्फ जैसे सफेद। बर्फ की रानी, किटी पहचान गया। यही वही रानी थी जिसे उसने पहले खिड़की से देखा था। बर्फ की रानी ने मुस्कुराकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसने अपनी सफेद चादर उसे ओढ़ा दी और बोली, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, ये ओढ़ लो। लेकिन उसकी चादर से और भी ठंड महसूस होने लगी। रानी ने प्यार से किटी का माथा चूमा और उसी पल ऐसा लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। अब किटी को ठंड लगनी बंद हो गई, लेकिन साथ ही उसका दिल भी बर्फ जैसा ठंडा और सुन्न हो गया। गाड़ी आसमान की ओर उड़ने लगी। किटी ने सुना बादल उसकी रानी के स्वागत में धीमी आवाज में कोई गीत गा रहे थे। अब गाड़ी बादलों के ऊपर उड़ रही थी। बर्फ की रानी उसे अपने साथ ले जा रही थी, कहीं बहुत दूर, एक ठंडी चुप सफेद दुनिया की ओर। किटी के गायब हो जाने के बाद कई दिन बीत गए। गिरडा बहुत परेशान थी। वो रोज उसकी राह देखती, खिड़की से बाहर झांकती, गुलाबों के पास जाकर बैठती, लेकिन किटी कहीं नहीं था। एक दिन पास के लड़कों ने आकर बताया, हमने देखा था किटी ने अपनी स्लेज किसी अजनबी गाड़ी के पीछे बांध दी थी, फिर वो बहुत दूर निकल गया, शायद जंगल की तरफ। ये सुनते ही गेरडा का दिल धक से रह गया। वो कुछ देर चुप रही, फिर अचानक रो पड़ी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। दिन बीतते गए, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। जाड़ा खत्म हुआ, पेड़ों में कोंपलें आने लगी, बसंत आ गया। लेकिन गिरडा की आंखों में अब भी सर्दी जैसी उदासी थी। एक दिन सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई, गिरडा ने नजरें उठाईं। उसे किटी की बहुत याद आई। वो फौरन उठी, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, अपने लाल जूते पहने और घर से निकल गई। वो सीधी नदी किनारे पहुंची। नदी आज बहुत शांत थी। उसका पानी धीरे धीरे बह रहा था। गिरडा नदी के पास बैठ गई और बोली, ओ नदी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? अगर तुम उसे लौटा दो तो मैं तुम्हें अपने नए लाल जूते दूंगी। फिर उसने अपने जूते उतारे और उन्हें धीरे से पानी में डाल दिया। जैसे ही जूते बहने लगे, नदी की लहरें हल्की हल्की हिलीं और जूते वापस किनारे पर आ गए। गिरडा को लगा शायद नदी उसका जवाब दे रही है। उसने सोचा, शायद मैंने ठीक से नहीं फेंके, शायद नदी समझ नहीं पाई। अब उसने पास ही एक पुरानी नाव देखी। वो धीरे से नाव में चढ़ गई। फिर उसने दोनों जूते उठाए और नदी के बीच में से उन्हें दूर फेंका। लेकिन जैसे ही उसने जूते फेंके, नाव हिल गई। नाव की रस्सी खुल गई और वो धीरे धीरे नदी में बहने लगी। गिरडा चौंकी। उसने जोर से चिल्लाया,
कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन आसपास कोई नहीं था। नदी उसे अपने साथ दूर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद डर के बीच भी गिरडा ने मन में सोचा, शायद ये नाव मुझे किटी तक ले जाएगी। शायद ये नदी मुझे रास्ता दिखा रही है। नाव बहती रही। धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी। पानी चमक रहा था। चारों ओर पेड़ झूम रहे थे। थोड़ी देर में गिरडा की नाव एक अजीब सी छोटी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के दरवाजे पर दो लकड़ी के सिपाही खड़े थे, एकदम चुपचाप, जैसे पत्थर के हों। झोपड़ी की खिड़कियां रंग बिरंगी थीं, एक नीली, एक लाल। जैसे ही नाव पास पहुंची, गिरडा चिल्लाई, कोई है, मदद करो, मैं यहां फंस गई हूं। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने हाथ में एक टेढ़ी लाठी पकड़ी थी और बाल सफेद थे। वो धीरे धीरे चलकर किनारे आई और लाठी से नाव को पकड़कर किनारे खींचा। फिर बोली, अरे अरे प्यारी बच्ची, तुम तो बहुत दूर से बहकर आई हो। उसने गिरडा को बाहर निकाला और मुस्कुराकर कहा, डरो मत, आओ मेरे साथ अंदर चलो। गिरडा थोड़ा घबराई, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों ने नरमी थी। बूढ़ी औरत गिरडा को अपने साथ झोपड़ी के अंदर ले गई। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत रंग बिरंगी और आरामदायक। दीवारों पर फूलों की कढ़ाई थी, खिड़कियों पर सुंदर पर्दे लटक रहे थे। एक कोने में छोटा सा चूल्हा था, जहां गर्म दूध उबल रहा था। बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, अब तुम थक चुकी हो, पहले थोड़ा आराम करो, फिर मुझे बताना कि तुम इतनी दूर क्यों आई हो। गिरडा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे सारा हाल सुनाया। किटी की गुमशुदगी, नदी से बात और कैसे नाव उसे यहां तक ले आई। बूढ़ी औरत चुपचाप सुनती रही। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ छिपा रही थी। असल में ये बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक जादूगरनी थी, लेकिन वो दुष्ट नहीं थी, बस थोड़ी स्वार्थी थी। जब वो गिरडा के बाल संवारने लगी, तो उसने अपने जादुई कंघे से हल्का सा जादू किया। वो चाहती थी कि गिरडा यहीं रहे, हमेशा के लिए। उसे किटी की याद न रहे, न कोई दुख, न कोई सफर। धीरे धीरे जादू असर करने लगा। गिरडा को लगने लगा कि वो बहुत सुखी है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, चलो तुम्हें अपना बाग दिखाती हूं, वहां तुम दिन भर खेल सकती हो। वे दोनों बाहर आए। बाग सुंदर था, एकदम परियों की कहानी जैसा। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, नीले, पीले, बैंगनी, नारंगी, हर रंग के फूल हवा में महक रहे थे। बच्चों के खेलने के लिए झूले, फव्वारे और छोटे खरगोश भी थे। गिरडा खुशी से दौड़ने लगी। वो हंस रही थी, फूलों को छू रही थी, तितलियों के पीछे भाग रही थी। उस रात झोपड़ी में उसके लिए एक मुलायम बिस्तर लगाया गया। जैसे ही वो लेटी, वो गहरी नींद में चली गई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गिरडा अब रोज फूलों से खेलती, हंसती, खाती पीती और धीरे धीरे वो किटी को भूलने लगी। जादू काम कर रहा था। लेकिन एक दिन खेलते खेलते उसकी नजर बूढ़ी औरत के हैट पर पड़ी। उस हैट पर गुलाब के फूल की कढ़ाई बनी हुई थी। बस वही पल सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने गुलाब देखा, उसे याद आ गया, किटी, खिड़की के गुलाब पर की गई बातें। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाग में भागती हुई गई और जोर जोर से रोने लगी, किटी, किटी, कहां हो तुम? उसके आंसू जमीन पर गिरे, उसी जगह जहां पहले गुलाब का पौधा था, जिसे बूढ़ी औरत ने जादू से गायब कर दिया था। अब गिरडा के आंसुओं से वहां फिर से गुलाब का पौधा उगाया। उस पौधे पर सुंदर गुलाब खिले, एकदम वैसे ही जैसे उसके और किटी के घर के बीच थे। गिरडा ने गुलाब को चूमा और फुसफुसाई, किटी,
क्या तुम मर गए हो? गुलाब के फूलों ने हवा में झुककर जवाब दिया, नहीं, किटी मरा नहीं है। हम तो जमीन में सोते हैं जहां मरे हुए लोग जाते हैं, लेकिन वहां किटी नहीं है। अब गेरडा को सब याद आ गया। उसे लगा जैसे किसी नींद से जागी हो। उसने खुद से कहा, मुझे अब यहां नहीं रहना, मुझे किटी को खोजना है, चाहे जितना दूर जाना पड़े। वो धीरे धीरे उस बाग से बाहर निकलने लगी और तभी उसकी मुलाकात हुई कांव कांव करते एक कौवे से। बगीचे से बाहर निकलते ही गेरडा को एक कौवा मिला। वो कांव कांव कर रहा था और अजीब ढंग से इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी सोच में डूबा हो। गेरडा उसके पास गई और धीरे से पूछा, क्या तुमने मेरे दोस्त किटी को देखा है? वो खो गया है, बहुत प्यारा है, थोड़ा गुस्सैल भी है और कभी कभी अजीब सी बातें करता है। कौवा चुप हो गया। वो अपनी गर्दन एक तरफ झुकाकर सोचने लगा। फिर अचानक बोला, शायद, हाँ, हो सकता है। एक लड़का राजकुमारी के महल में आया था, वही हो सकता है। गिरडा की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? क्या वो किटी था? क्या वो वहां है? कौवा बोला, ठहरो, बताता हूं सब कुछ। यहां के पास एक महल है। उस महल में एक राजकुमारी रहती है। वो बहुत समझदार है, अखबार पढ़ती है, दुनिया भर की खबरें जानती है। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए, लेकिन किसी सुंदर राजकुमार से नहीं, बल्कि ऐसे लड़के से जो होशियार हो, बोलने में तेज हो और जिसकी बातें अच्छी लगें। फिर गेरडा उत्साह से पूछा। फिर महल में एक लड़का आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरा बड़ा सुंदर था। वो सीधा अंदर चला गया, किसी ने रोका नहीं। वो सीधा राजकुमारी से मिला और बोला, मैं तुम्हारा दिल जीतने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी समझदारी की बातें सुनने आया हूं। गिरडा चौंक कर बोली, हाँ, यही तो है मेरा किटी। वो हमेशा सीधी बात करता है। क्या तुम मुझे उस महल तक ले चलोगे? कौवा बोला, अभी नहीं, महल में जाना आसान नहीं है, लेकिन मेरी एक कौवी है, वो महल के अंदर रहती है। मैं उससे बात करके देखता हूं, अगर वो माने तो शायद हम पीछे के दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। गिरडा ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसके साथ एक सफेद सी छोटी सी कौवी भी थी। कौवा बोला, ये मेरी मंगेतर है और ये महल के रसोई घर में रहती है। इसी ने मुझे बताया कि तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन चुपचाप, बिना। अगली सुबह गिरदा तैयार थी। उसने नए कपड़े पहने, एक सुनहरी रथ में बैठी और उसके साथ एक कोचवान और 4 नौकर थे। राजकुमारी ने खुद आकर गिरदा को विदा किया। रथ सोने से जड़ा हुआ था और सुबह की धूप में चमचमा रहा था। गिरदा बहुत खुश थी। उसका दिल कह रहा था, अब मैं किटी को जरूर पालूंगी। लेकिन जैसे जैसे रथ एक घने जंगल में घुसा, पेड़ ऊंचे होते गए और रास्ता संकरा। रथ की चमक अब उस अंधेरे में डराने लगी। इसी जंगल में छिपे थे डाकू। वे बड़े खतरनाक थे और जो भी उनके रास्ते आता उसे लूट लेते। रथ की चमक जब पेड़ों के बीच से झलकी, डाकुओं की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने फौरन अपने हथियार उठाए और पेड़ों से निकलकर रथ को घेर लिया। रुको! एक डाकू चिल्लाया। कुछ ही पलों में कोचवान और नौकरों को मार डाला गया। गिरदा को रथ से खींचकर नीचे उतार लिया गया। उसने डर के मारे कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया था। उसी समय वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर डरावने निशान थे और हाथ में एक चमचमाती छुरी थी। वो डाकुओं की सरदार थी। उसने गिरदा को देखकर कहा, वाह, कितनी मोटी और ताजी लड़की है, इसे तो मैं खा जाऊंगी। वो सचमुच छुरी लेकर उसकी ओर बढ़ी। गिरदा की आंखें बंद हो गई, लेकिन तभी वहां से एक औरत नहीं, एक लड़की चिल्लाती हुई आई, रुको मां, ये लड़की मेरी होगी, मैं इसके साथ खेलूंगी। वो डाकू सरदार की बेटी थी। थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन दिखने में मजबूत और अकड़ू। उसने अपनी मां से छुरा छीन लिया और बोली, मैंने कह दिया ना, ये मेरी है, तुम इसे नहीं मारोगी। वो बूढ़ी डाकिन
जो सबकी डरावनी माँ थी, अपनी बेटी से डरती थी। वो कुछ बड़बड़ाई लेकिन चुपचाप हट गई। अब उस लुटेरी लड़की ने गिरदा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए बोली, आओ, अब तुम मेरी दोस्त हो, डरना मत। जब तक मैं चाहती हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। गिरदा अभी भी कांप रही थी, पर उस लड़की ने बड़ी जोर से उसकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए बोली, मैंने कहा ना, डर मत, मैं तुम्हें खा नहीं रही हूँ। रथ को पीछे छोड़कर वो दोनों डाकुओं के गुफानुमा घर में पहुंची। वो घर बड़ा था लेकिन टूटा फूटा, दीवारों में छेद, छत से लटकते कबूतर और कोनों में हड्डियों के ढेर। उसने कहा, ये सब मेरे पालतू हैं, ये कबूतर, वो जंगली हिरन और वो भूरे रंग का उल्लू। गिरदा ने पूछा, तुम यहाँ अकेले नहीं डरती? वो हंसी और बोली, डर, मैं सबसे डराती हूँ, और अगर कोई मेरी बात ना माने तो मैं उसके कान काट लेती हूँ। गिरदा को थोड़ा हंसी आ गई और थोड़ा डर भी। शाम को दोनों ने खाना खाया, फिर एक कोने में दोनों साथ लेट गईं। डाकुओं की लड़की ने कहा, अब बताओ तुम कौन हो और क्यों आई हो इस रास्ते से? गिरदा ने उसे सब बताया, किटी के बारे में, बर्फ की रानी, गुलाब के फूल, कौवा, महल, सब कुछ। वो लड़की चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अरे तो तुम इतनी दूर अपने दोस्त को ढूंढने निकली हो? बिल्कुल पागल हो तुम। लेकिन उसने गिरदा का हाथ थाम लिया और बोली, अच्छा है, तो मुझे पसंद आई। कल मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी जिससे तुम किटी तक पहुंच सकती हो। फिर वो हंसी, और जब कभी मैं बोर होंगी तुम्हारे घर आ धमकूंगी। गिरदा मुस्कुराई। उसे इस अजीब, जिद्दी, गुस्सैल लड़की से अचानक अपनापन से लगने लगा था। अगली सुबह जब डाकुओं का पूरा गिरोह खाना खाकर ऊँघ रहा था, नन्ही लुटेरी चुपचाप उठी और गिरदा को जगाया। उसने कहा, चलो, अब तुम्हारा सफर फिर से शुरू होना चाहिए। गिरदा ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मुझे जाने दोगी? लड़की ने आंखें मटका कर कहा, हाँ हाँ, जब तक मैं चाहती थी तुम मेरी थी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और अपने दोस्त को ढूंढो। वो गिरदा को एक बर्फीले हिरन यानी रेनडियर के पास ले गई, जो एक कोने में बंधा हुआ था। लड़की ने उसकी जंजीर खोल दी और बोली, ये तुम्हें बर्फ की रानी के इलाके तक ले जाएगा, इसे रास्ता पता है। फिर वो अपनी माँ के पुराने ऊनी दस्ताने निकाल लाई और गिरदा के हाथों में पहना कर बोली, बहुत ठंड लगेगी, इनसे बचाव रहेगा। गिरदा की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ बोल नहीं सकी। लड़की ने उसका सिर थपथपाया और बोली, ये लो कुछ रोटी और भुना हुआ मांस, रास्ते में काम आएगा, और हाँ, गिरना मत, इस हिरन की पीठ फिसलन भरी होती है। फिर उसने जोर से कहा, जाओ और ध्यान रखना, जब मैं तुम्हारे घर आऊं तो अच्छे खिलौने तैयार रखना। गिरदा मुस्कुराई। हिरन ने ऊंची छलांग लगाई और सफेद बर्फ से ढकी जमीन पर भागने लगा। चारों तरफ अब बर्फ ही बर्फ थी, पेड़ सफेद, आसमान धुंधला, हवा में सन्नाटा। केवल हिरन की तेज दौड़ और गिरदा की सांसों की धुन सुनाई देती थी। कुछ दूर जाकर वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुके। ये झोपड़ी लैपलैंड की थी, बर्फ के पत्थरों से बनी, छोटी सी और धुएं से काली। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आग पर सूखी मछली भून रही थी। हिरन ने उसे सब कुछ बताया, गिरदा का सफर, किटी का अपहरण, बर्फ की रानी का महल। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, फिर बोली, बेटी, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ से 100 मील दूर है फिनलैंड, वहीं बर्फ की रानी ने अभी डेरा डाला है। उसने एक सूखी मछली पर कुछ लिखा, क्योंकि उसके पास कागज नहीं था। इस चिट्ठी को एक औरत को दे देना जो फिनलैंड में रहती है। वो बोली, वो औरत तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। गिरदा ने खाना खाया, आग तापी और फिर हिरन की पीठ पर बैठकर आगे निकल पड़ी। अब रास्ता और भी ज्यादा ठंडा था, हवा में बर्फ उड़ रही थी, घास का नाम और निशान नहीं। रात भर दौड़ते दौड़ते हुए फिनलैंड पहुंचे। हिरन को उस औरत की झोपड़ी याद थी जो गर्म चूल्हे में आग जलाए बैठी थी। वहां पहुंचकर हिरन ने जोर से आवाज लगाई, फिर घुटनों के बल रेंगते हुए गिरदा को अंदर ले गया। वो औरत मोटे कंबल में लिपटी हुई थी। उसने मछली पर लिखी चिट्ठी पढ़ी, फिर मछली को रखकर आराम से बोली, किटी अभी भी बर्फ की रानी के पास है। उसे वहां की ठंड, सफाई और सन्नाटा अच्छा लगने लगा है, लेकिन असली बात यह है, उसके दिल और आंखों में अब भी उस शैतानी आईने के टुकड़े हैं। जब तक वो नहीं निकलते, वो न तुम्हें पहचानेगा न दुनिया को समझेगा। हिरन फौरन बोला, तो तुम कोई दवा दो, कोई मंत्र, कुछ तो, जिससे ये लड़की उसे बचा सके। औरत ने सिर हिलाया,
नहीं, ऐसी कोई जड़ी नहीं। इस लड़की के पास पहले से ही सबसे बड़ी ताकत है। हिरन और गिरदा चौंक गए। उसके पास क्या है? हिरन ने पूछा। उसने मुस्कुरा कर कहा, इसका सच्चा प्यार, इसका मासूम दिल, इसकी आंसू, इनसे बड़ी कोई जादू की चीज नहीं होती। फिर उसने कहा, 2 मील दूर बर्फ की रानी का महल है। तुम गिरदा को वहां छोड़ देना और फिर वापस लौट जाना। हिरन चुप रहा। उसने गिरदा को एक बार देखा। गिरदा अभी भी तैयार बैठी थी, ठंड पर चुप, डरी नहीं, थकी नहीं। वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर तेज दौड़ा। अब वो बर्फ की रानी के महल के बहुत हिरन पूरे जोर से दौड़ रहा था। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि गेडा की सांस जमती जा रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी गर्म था, उम्मीद से, प्यार से। कुछ ही देर में वे पहुंचे एक सफेद समंदर जैसे मैदान में, जहां दूर एक विशाल और डरावना महल चमक रहा था। ये था बर्फ की रानी का महल। दीवारें बर्फ की बनी थीं, दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां सब बर्फ और ठंडी रोशनी से जमी हुई थी। हर चीज चुप थी, जैसे यहाँ कोई आवाज कभी होती ही नहीं। हिरन ने गेडा को नीचे उतारा। वो बोला, अब मुझे यहीं से लौटना होगा, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। उसने गेडा के माथे को चूमा, उसकी आंखों में देखा और फिर जंगल की ओर लौट गया। अब गेडा अकेली थी। ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। हवा में उड़ते बर्फ के टुकड़े सिपाही बनते जा रहे थे, तेज, नुकीले, डरावने, पारदर्शी। गेडा डर गई, लेकिन तभी उसने अपनी प्रार्थना दोहराई जो उसकी दादी ने सिखाई थी। शुद्ध, मासूम, दिल से निकली प्रार्थना। तभी हवा में सफेद से छोटे फरिश्ते उतरने लगे। वे उस पर मंडराने लगे और सिपाहियों को पीछे ढकेलने लगे। अब वो तेजी से महल के अंदर दौड़ी। महल के अंदर हर कोना चुप और चमकता हुआ था। दीवारें बर्फ से जमी थीं, लेकिन उनमें चमक थी, जैसे सितारे कैद हों। सबसे बीच में था एक विशाल हॉल। उसके बीच में एक झील जमी हुई, एकदम सपाट, पारदर्शी और बर्फ की तरह सख्त। झील के बीच में बैठा था किटी। वो बिल्कुल शांत था। उसके हाथ में बर्फ के टुकड़े थे, जिन्हें वो एक अजीब आकार में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें भावहीन थीं। वो गेडा को देखकर भी नहीं हिला। गेडा ने धीमे से पुकारा, किटी। कोई जवाब नहीं। उसने फिर कहा, किटी, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर भी किटी चुप। तब गेडा उसके पास गई, घुटनों पर बैठी, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और जोर से रो पड़ी। उसके आंसू किटी के गाल पर गिरे, फिर उसके सीने पर, ठीक उस जगह जहां उसका दिल था। और चमत्कार हुआ। किटी की आंखों में हलचल हुई। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक उसकी आंखों से एक चमकीला कांच का टुकड़ा बाहर गिरा, फिर दूसरा उसके सीने से। वो शैतानी आईने के टुकड़े थे। किटी को झटका लगा। उसने चारों ओर देखा, फिर गेडा की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों में समझ लौटी। वो फुसफुसाया, गेडा, तुम सच में आ गई? गेडा रोते हुए हंसी। किटी ने उसके गले लगते ही कहा, मुझे माफ करना, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, मैं भूल गया था सब कुछ। अब दोनों एक दूसरे को थामे बैठे थे। चारों ओर अब भी बर्फ थी, लेकिन दिलों में गर्मी। उसी समय झील की सतह पर दरारें पड़ने लगी, बर्फ पिघलने लगी थी। बर्फ की रानी वहां नहीं थी, वो कहीं दूर गर्म देशों में गई थी। अब उसके जादू का असर खत्म हो रहा था। गेडा ने किटी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब घर चलें। बर्फ का महल अब टूटने लगा था। झील की सतह पर लंबी दरारें खिंच रही थीं। दीवारों से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, लेकिन गेडा और किटी अब डर नहीं रहे थे। किटी ने गेडा का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम नहीं आती तो मैं वहीं जमे हुए टुकड़े बनकर रह जाता। गेडा ने हंसते हुए कहा, मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें जरूर खोज लूंगी। अब वे दोनों बाहर निकले। महल के बाहर वही पुराना हिरन इंतजार कर रहा था और उसके साथ एक छोटा हिरन भी था। दोनों बच्चों ने पीठ पर सवार होकर लौटना शुरू किया। सबसे पहले वे फिनलैंड पहुंचे। वहां वही गर्म सी झोंपड़ी थी और वही औरत जिसने गेडा को बताया था कि उसकी ताकत उसके दिल में है। उसने उन्हें खाना खिलाया, गर्म कपड़े दिए और एक नया स्लेज दिया। फिर वे पहुंचे लैपलैंड, जहां पहली बार बर्फीले हिरन ने उन्हें महल तक पहुंचाया था। वहां की औरत ने उन्हें विदा किया और दोनों हिरन वापस लौट गए। अब गेडा और किटी अकेले थे। वे धीरे धीरे चलते रहे, पहाड़ों से नीचे, जंगल पार करते हुए। तभी एक दिन रास्ते में अचानक झाड़ियों के पीछे से एक शानदार घोड़ा निकला। उस घोड़े पर बैठी थी लुटेरी लड़की। वो जोर से चिल्लाई, ओहे, तुम दोनों जिंदा हो, किटी भी मिल गया, वाह, तुम्हें तो कहानी बनानी चाहिए। वो घोड़े से उतरी, दोनों से गले मिली और बोली, राजकुमार तो अपनी राजकुमारी के साथ कहीं और चला गया है, और वो कौवा
अफसोस अब इस दुनिया में नहीं रहा। गेडा और किटी थोड़े दुखी हुए, लेकिन लुटेरी लड़की ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अब तुम दोनों फिर से साथ हो, बस यही सबसे बड़ी बात है। फिर वो बोली, अगर मैं तुम्हारे शहर आई तो मिठाई तैयार रखना, और हाँ, गुलाब भी। ये कहकर वो घोड़े को दुलारती हुई आगे बढ़ गई। गेडा और किटी फिर से चल पड़े, और फिर एक दिन चलते चलते किटी अचानक रुक गया और बोला, ये सड़क मुझे पहचानी सी लग रही है। गेडा ने सामने देखा, सामने वही बड़ा शहर था, वही संकरी गलियां, छोटी छोटी छतें और बहुत सारे घर। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी पुरानी खिड़कियां देखीं, जहां से कभी वो गुलाबों के पौधों के बीच एक दूसरे को झांकते थे। वे ऊपर चढ़े और अंदर घुसे। वही कमरा था, वही घड़ी थी, वही खिड़की, सब कुछ वैसा ही था जैसे कभी छोड़ा था। सिर्फ एक चीज बदली थी, वे खुद। वो अब बच्चे नहीं लगते थे। उनकी आंखों में सफर की समझ थी, प्यार की चमक थी। खिड़की के पास अब भी गुलाब खिले थे। दोनों बैठ गए गुलाबों के बीच, एक दूसरे की तरफ देखा। न कोई जादू रहा, न बर्फ की रानी, न डर, बस दो सच्चे दोस्त जो एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़कर लौटे थे। घड़ी की टिक टिक अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो संगीत जैसी लग रही थी।